हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत बहुत आशा कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग। आपको जैसे पता ही होगा कि जो ये हमारा टॉपिक है ये ईवीएस का चैप्टर है, लेकिन जनरल साइंस जहाँ भी पूछी जाती है, इनफैक्ट जीके में भी हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हर जगह ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो किसी भी क्लास के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Global warming is a gradual increase in the Earth's temperature, generally due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs and other pollutants. फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जहां भी ये वर्ड आ जाए ग्लोबल, इसका मतलब होता है पूरी धरती। ग्लोबल का मतलब ही ये होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि पूरी धरती को प्रभावित कर रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है कि पूरी धरती गर्म होना, पूरी धरती का गर्म होना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब पूरी धरती का टेम्परेचर हमारे लगातार बढ़ रहा है, उसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ये आ गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आया कहाँ से है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे प्लांट्स की पैदावार हो रही है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ पे फार्मिंग करना या एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता था, इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी जाती थी। ये ट्रांसपेरेंट शीट क्या करती थी, ये सन रेज को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, उसकी रेस को बाहर नहीं जाने देती, बल्कि यहीं इसी एरिया में ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जब पूरी धरती पे हो रहा है तो उससे ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब धरती पे किस तरीके से हो रहा है, कंसेप्ट तो ये यहाँ से लिया गया है इस फार्मिंग की जगह से, लेकिन धरती को ये किस तरीके से प्रभावित कर रहा है वो हम देखते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस when the sun's energy reaches through the earth atmosphere. Some of it is reflected back to the space and some is absorbed. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. जैसे कि आप इस वाली पिक्चर में, इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो सन रेज हैं ये धरती तक आ रही हैं। अब जब ये आ रही हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो धरती का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें CO2 होती है, H2O होती है, CFC होती है। ये सारी गैसेस मिलकर क्या करती हैं? इस सन रेज को वापस नहीं जाने देती, इसी एरिया में क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। लेकिन लगातार इन ग्रीन हाउसेस में वृद्धि की वजह से, क्योंकि आजकल कई तरीके के रीजंस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगी? सन की रेस को यहाँ पर रोक के रखेंगी, और जितनी ज़्यादा वो यहाँ पे रहेंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। और क्या होगा? हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस को गर्म करता है। कैसे गर्म करता है? ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, ये जो आपकी सन की रेजेस होती हैं उसको यहाँ पर रोक के रख लेती हैं, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और धरती के टेम्परेचर बढ़ने से ही क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी। तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी? एक जो सबसे ज़्यादा मेजरली बोली जाती है वो बोली जाती है CO2।
लेकिन सिर्फ CO2 ही नहीं होती ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी ही गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस की श्रेणी में आती हैं। और ये सारी ही गैसेस क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर होता है। और वो राइज इन टेम्परेचर क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या आपको 4 गैसेस दे दी जाएंगी, उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन होगा जो ग्रीन हाउस गैस का होगा। तो इसे किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं। अब कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या हैं, क्यों रही है ये ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा हम क्या कर रहे हैं या नेचर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या है, पहला है डिफॉरेस्टेशन। एज वी ऑल नो कि हमारी एनवायरनमेंट की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब 85% समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक दें। डिफॉरेस्टेशन क्या, पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना। तो यदि हम उस पर रोकथाम कर दें, उसे रोक दें, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिकॉज पेड़ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन और दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमारी वायु को स्वच्छ करते हैं, हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको बना के रखते हैं, और न जाने कितनी चीज़ें हम लोग हमारे लिए करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, यदि हम ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत मुख्य कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। क्योंकि हमें मालूम है हमारे प्लांट्स क्या लेते हैं, हमारे प्लांट्स CO2 लेते हैं, और वो CO2 लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एनवायरनमेंट से CO2 को हटा रहे हैं। लेकिन आप जितना पेड़ों को काटेंगे CO2 की मात्रा बढ़ती ही जाएगी, और क्या होगी, वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगी। अच्छा, इसके 2 होते हैं फ्रेंड्स, एक तो मैन मेड जो हम कर रहे हैं, दूसरा होता है नेचुरल जो प्रकृति से खुद होते हैं, जैसे कि वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी। आपको मालूम है कई सक्रिय ज्वालामुखी आज भी हमारी पृथ्वी पर हैं, और जब वो फटते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं इनमें ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। यूज ऑफ व्हीकल्स, अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं, या फिर ये ट्रक्स हो गए या SUVs हो गई, ये इनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इनसे बहुत गैसेस निकलती हैं। ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ही होती हैं मोस्टली इनमें से, और जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वाटर वेपर्स, जैसे हमें सभी को मालूम है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर्स रहती हैं, जो भी क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये नेचुरल रीजंस हैं। दूसरे क्या हैं, अब ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कि आजकल हमें सभी को मालूम है, हम सभी के घरों में आजकल ACs हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सब लोग हम ACs चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर तो थ्रू आउट द ईयर हम लोगों के यहाँ चलते हैं। तो उनमें क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा CFCs का यूज़ किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ किया जाता है। ये क्या करती हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को तो बढ़ाती है, साथ ही साथ आप पता होगा आप लोगों को कि हमारी धरती के चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये रही वो ओजोन लेयर, ये रही ये ओजोन लेयर क्या होती है, ये जो हार्मफुल UV रेज होती हैं सन की, उनको हमारे तक आने से रोकती हैं। लेकिन ये CFCs क्या करती हैं, ये CFCs जाके इस वाली लेयर को, ओजोन लेयर को डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, जो सन की हानिकारक रेज है, हार्मफुल रेज है, वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं और हमें कई तरीके की डिजीजेस भी देती हैं, और जो हमारे लिए सही नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये CFC जो है, ये क्या है, ओजोन को भी, जो परत है हमारी ओजोन लेयर है, उसको भी नुकसान पहुंचा रही है, और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो इन केस आपके एग्जाम में आ जाए कि बताइए कि ग्रीन हाउस गैस
बताइए कि ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, तो वो कौन सी है, वो हमारी CFC है। मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब भी हम गर्माई बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, तो जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं इतने बड़े बड़े, वो क्या होते हैं, वो पिघलने लगते हैं। तो जब वो पिघलते हैं तो उनमें क्या होती है, उनके में मिट्टी भी होती है, सॉइल भी होती है, और जब वो पिघलेंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, उनमें मॉइस्चर क्रिएट हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएंगी, जिसमें क्या होते हैं कई तरीके की बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं, कई तरीके के जीवाणु और उनमें जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो पनपते हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस को एमिट करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का। फॉरेस्ट ब्लेजेस, जैसे कि हमें मालूम ही है, कई बार हम सुनते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बहुत भीषण आग लगी थी, कई वहाँ पे पशु पक्षी भी उसमें मारे गए थे। तो ये गैसेस क्या है, जब कहीं आग लगेगी तो CO2 तो खूब मात्रा में उसमें से निकलेगी, और भी जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि आजकल हम डेवलपमेंट के नाम पे कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये ध्यान नहीं दे रहे कि उसमें से भी कितनी हानिकारक गैसेस निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होती ही हैं, कि और भी तरीके से क्या करती हैं, उनमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत प्रमुख कारण है। तो ये सारे रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अब इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब उनका हमारी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट है, या जो हमारे आजू बाजू की चीज़ें हैं, या फिर जो चीज़ें हमसे रिलेटेड हैं या जो हम पे प्रभाव डाल रही हैं, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, उनके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो राइज इन टेम्परेचर, देखिए सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या रीज़न है कि राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, हमारी जो पूरी पृथ्वी हो रही है वो लगातार बढ़ रही है। स्टडीज़ के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है वो लगातार, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ग्राफ भी लगाया है, वो लगातार जो है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि हमारी धरती गर्म होती जा रही है लगातार, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, थ्रेट टू इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ अफेक्ट द कोरल रीफ्स दैट कैन लीड टू अ लॉस ऑफ टेम्परेचर एंड एनिमल्स लिव। फ्रेंड्स, ये जो होता है, ये जो मैराइन इकोसिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये कोरल रीफ्स होती हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और ये CaCO3 की मदद से, सोडा लाइम की हेल्प से ये इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म्स करते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, और वो जो एक्सेस हीट है वो कहाँ जाती है, वो हमारे समुद्र में जाती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और जो हमारी सी लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि इनके ऊपर जो है इस तरीके से पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और इसके अंदर जो एल्गीज रहती हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं, और क्या करती हैं, जो इसके साथ, कोरल के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इसको फूड प्रोवाइड कर रही होती हैं, और कोरल उसे क्या कर रही है, उसे रहने के लिए एक स्थान दे रही है। तो वो फोटोसिंथेसिस करके कोरल को खाना देती है, लेकिन जब उस पर सेडिमेंटेशन होता है तो सनरेज इस तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, जिससे फूड नहीं बनता, और वो एल्गे भी उससे एक्सपेल हो जाती है, और ये जो कोरल होती है ये भी मर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे मैराइन जो इतना सुंदर है, ब्लीचिंग ऑफ कोरल भी हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो हमारा थ्रेट है ये इकोसिस्टम के लिए, जो हमारा मैराइन इकोसिस्टम है, इसकी वजह से ये पूरा खतरे में आ रहा है। अब इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो हम पढ़ ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज,
There are droughts at some places, floods at some, and this climate imbalance in the result of global warming. जैसे आजकल आप देख ही रहे होते हो, कुछ टाइम पहले हमने सुना था कि राजस्थान जैसे इलाके में बाढ़ हमें देखने को मिली थी, कि बिन मौसम बरसात होने लगती है। ये सब क्या है कि कहीं पे बिल्कुल ही सूखा पड़ रहा है। जब सर्दियों का टाइम होता है तब इतनी सर्दी नहीं पड़ रही, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी भी बारिशें होने लगती हैं, कहीं पे सूखा पड़ जाता है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है? ये हो रहा है हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि क्या कर रहा है, एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है हमारी नेचर में। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हो, आजकल हम डेवलपमेंट के हमें इंडस्ट्रीज बनानी है, हमें डेवलप कंट्री बनना है, उसके लिए हम कितने सारे पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल नष्ट कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़े जंगल हैं वो सब हम पूरे नष्ट करते जा रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है, आपको मालूम है ऐसी कितनी वाइल्ड स्पीशीज़ है या कितनी ऐसी स्पीशीज़ है जो सिर्फ जंगल में रहती हैं। जब हम उनका जंगल काट देते हैं तो हम उनका घर नष्ट कर रहे हैं, उनका हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे क्या होती है, वो माइग्रेट करने पे मजबूर हो जाती हैं। और लेकिन कुछ जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक निश्चित वातावरण में रहने की आदी होती हैं, वो कहीं और जाके सरवाइव नहीं कर पाती और वो विलुप्त होती जा रही हैं। इस तरीके से हम पूरा जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, हम उसको थ्रेटन कर रहे हैं, हम उसे खतरे में डाल रहे हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है। और ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रही हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कितनी जगह है कि कहीं पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कहीं पे सुनामीज आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। है कि कहीं पे भी केरला फ्लड, और हमने कितनी जगह ऐसी जगह फ्लड्स देखा है जिसमें कितने सारे लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों को मतलब अपनी जान से हाथ खोना, मतलब जो लोग मर जाते हैं। ये कितनी ज़्यादा ऐसी हो रही हैं जो अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, वो उनके भागीदारी बन रहे हैं। और ये सब की वजह से हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम ही पेड़ों को काट रहे हैं, हम ही इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा इस तरीके के व्हीकल्स को हम रन कर रहे हैं जिससे इतना ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेज निकल रही हैं, और ये पूरा क्लाइमेटिक जो हमारा एक बैलेंस है उस सबको बिगाड़ रही हैं, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कैजुअलिटीज, जो मतलब मरने की दर है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऐसे लोग अपने मतलब जान खो देते हैं जिनका भी समय भी नहीं होता, बहुत यंग एज में जो है वो इन सब चीज़ों में वो तो सुनामीज में और फ्लड्स में फंसकर मर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीज, जैसे कि सेम है कि बिन समय बरसात का होना, कहीं पे सूखा पड़ना, वो सब क्या कर रहा है कि कहीं पे ह्यूमिडिटी हो रही है, कहीं पे बिल्कुल ड्राई हो रहा है, जिससे अलग अलग तरीके के जो वायरसेस हो रहे हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनकी जो स्प्रेड है, जिनका जो मूवमेंट है, वो भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, कई तरीके की बीमारी जो है हमारे वर्ल्ड को घेर रही हैं, कई तरीके की बीमारी जो है वो हमारे में आ रही हैं इन सब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। जो कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ये सब का रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। अब प्रिवेंशंस क्या क्या हैं, ये तो भाई कारण हो गए कि भाई इनके रीजंस क्या हैं, लेकिन अब हम कोई प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसके प्रिवेंशंस के बारे में भी सोचेंगे कि अब हम इसको रोकें कैसे या इसको हम कम कैसे करें एटलीस्ट। तो सबसे पहला है स्पीक अप। सबसे पहले इसका क्या मतलब है, सबको अवेयर करना कि हर चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप छोटी छोटी सी चीज़ें करोगे, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोग दूध के पैकेट्स लाते हैं और उसको साइड से तिकोना कट कर लेते हैं। जैसे सपोज ये आपका दूध का पैकेट है और हमने इसे यहाँ से कट कर लिया, तो ये इतना छोटे से पीस को रिसाइकिल वगैरह नहीं हो सकता। इसी के थ्रू यदि हम इसको ऐसे कट ना करके ऐसे कट करें तो और अपना दूध पोर कर ले, तो इन थैलियों का क्या होगा, रिसाइकिल हो जाएंगी और वो एनवायरनमेंट को जाके पॉल्यूट नहीं करेंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। या फिर हम किसी को ये बोल सकते हैं कि आप भाई बहुत दूर मत जाइए सामान लेने, पास में चले जाइए, राइट। तो उससे क्या होगा,
आप जो है व्हीकल का यूज़ नहीं कर रहे, आप बाय वॉक करके जा रहे हो वहाँ पे, तो उतना आप जो है एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कम रिलीज कर रहे हो। इस तरह और हम ई व्हीकल्स को प्रमोट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आप ई व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए या साइकिलिंग ज़्यादा कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों में पहुंचा के, एक बहुत बड़ी चीज़ है वाटर को सेव करना। यदि हम सबको अवेयर करें, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो पानी की कीमत नहीं समझते, वो ये सोचते हैं बस पानी को बहा दो। उन्हें ये चीज़ का रियलाइजेशन करवा के कि भाई वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक बहुत छोटी सी चीज़ करके प्लांट्स लगा के, इन सारी चीज़ों को हम उन लोगों को समझा के जो कि इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल जो हमारे लिए प्रॉब्लम है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट टू मेक देम अवेयर, उन लोगों को समझा के, उन लोगों को बता के, स्पेशली छोटे बच्चों को, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। और यदि हम उनके दिमाग में अभी से ये चीज़ें डाल देंगे तो वो उनके दिमाग में हमेशा रहेंगी और वो इस चीज़ के लिए काम भी करेंगे। रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, उनसे भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। तो उनकी तरफ ना जाके हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें जो कि पॉल्यूशन नहीं करते, लाइक जैसे सोलर एनर्जी हमारी हो गई, हमारी विंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गई। तो आज के ज़माने में हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ के इनकी तरफ बढ़ना चाहिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकृति देनी चाहिए। ईट लेस मीट एंड सेव द अर्थ। आज बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेज की जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी जो कुकिंग होती है, उन सब चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और इसकी सारी एनर्जी इतनी सारी कंज्यूम हो जाने में बहुत सारी गैसेस का एमिशन होता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। यदि हम सब लोग उसमें से थोड़ा थोड़ा कट डाउन कर सकें तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने एनवायरनमेंट की। और क्योंकि जितना ज़्यादा हम वेजिटेरियन फूड को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही एनर्जी का कंजप्शन वहाँ पे कम हो जाता है और उतना ही जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है उनका एमिशन भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं। इन्वेस्ट द एनर्जी इन एफिशिएंट अप्लायंसेस, जैसे कि आज आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक वो करते हैं कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो लेस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। उस तरीके की चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे बल्ब होते थे वो 60 वाट तक के होते थे, 100 वाट तक के होते थे। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं जो कि कम एनर्जी लेते हैं और हमें इसी तरीके के अप्लायंसेस स्विच करने चाहिए, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो, या जो हम और भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए जब भी हम खरीद रहे हो कि हम एक ऐसा अप्लायंस लें जो कम इलेक्ट्रिसिटी को लेता हो। रिड्यूस वाटर वेस्टेज। फ्रेंड, हमारे देश का 3% एनर्जी वाटर को ट्रीट करने में, उसे प्रोसेस करने में, उसे सप्लाई करने में जाती है। तो जब भी हम वाटर, एक खुद में इतनी बहुमूल्य वस्तु है कि उसको यदि हम कम खर्च करें तो उसे हम कंजर्व करें तो हम एनवायरनमेंट के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इनके एमिशंस को भी, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हैं उनको भी रोक रहे हैं। क्योंकि यदि हम वाटर को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, उसकी वेस्टेज नहीं करें, तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी एमिट होने से रोक रहे हैं। क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सिर्फ वाटर को ट्रीट करने में, सप्लाई करने में जाता है। तो उस तरीके से भी हमें वाटर को सेव करना चाहिए। और हमें ये पता ही है कि वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, एक बहुमूल्य वस्तु है। तो इसको सेव करना मतलब हम एनवायरनमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर रहे हैं, उसके लिए एटलीस्ट कुछ कदम ले रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं। थिंग्स यू कैन डू टू कॉम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब कुछ और चीज़ें भी हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल।
रिड्यूस मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, जैसे कि पॉल्यूशन को कम करना, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को कम करना, जो कार्स वगैरह होती हैं उनके कार्स वगैरह से जो पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है, यदि हम जो है सब 4-5 लोग अलग अलग कार से जा रहे हैं और हम एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं और हम इस तरीके से टाइप कर लें कि हम सब जो है एक ही कार में चले जाएं, तो 5 की जगह हमने एक व्हीकल ले लिया, तो हम उस तरीके से भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर रहे हैं। रीसाइकिल में क्या, रीयूज में क्या होता है कि बस एक चीज़ आपकी यूज़ की नहीं है, आपने उसे फेंक दी, हम उसे दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं या उसको डोनेट कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटे कपड़े छोटे हो गए तो आप किसी नीडी को दे सकते हैं, बच्चों की बुक्स हम डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो है रीयूज़ करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और रीसाइकिल तो जैसे कि जो पॉलीथिन्स वगैरह होती हैं उनको हम रिसाइकिल करके उनका रूप दूसरा बदल देते हैं और दोबारा यूज़ कर लेते हैं कि वो एनवायरनमेंट में न जाएं और उसको पॉल्यूट ना करें। वॉक, बाइक, ये तो हमें मालूम ही है कि यदि हमें थोड़ी दूरी पे जाना है तो बजाय इसके कि हम अपने स्कूटर पे चल के जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, यदि हम वॉक करें या साइकिलिंग करें तो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, एज वेल एज हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। राइड द बस टू वर्क, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि हम 10 लोग 10 कारों से जाएं या फिर हम 10 लोग एक मिनी बस से जाएं तो डेफिनेटली एक बस से जो एमिशन होगा वो कम होगा 10 कार्स के मुकाबले। तो इस तरीके से हम अपने प्राइवेट जो हमारे संसाधन होते हैं बस वगैरह उनको यूज़ करके भी हम क्लाइमेट की हेल्प कर सकते हैं। प्लांट अ ट्री बहुत सारी चीज़ों का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है कि हम प्लांट्स लगाएं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हमारी एनवायरनमेंट में और हमारी एयर को प्योर करते हैं। एड इंसुलेशन टू योर वॉल्स एंड एक्टिव, जैसे कि फ्रेंड्स हमें मालूम ही है कि आजकल गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग की ही हम बात कर रहे हैं और आजकल हमारा टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सभी लोग जो हैं एसीज वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम घर बनवाएं तो हम एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल हमारी वॉल्स में हम लगवा लें जो कि हमारी वॉल्स में जो एक्सेस हीट है उसे आने ना दे और जो हमारी कूलिंग है उसको बाहर जाने ना दे। मतलब कि हमें जो गर्मियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा एसीज की ज़रूरत ना पड़े और सर्दियों में हमें हीटर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो कितना अच्छा हो जाएगा कि जो हमारा यूज़ होगा हीटर का या फिर जो हमारे एसीज का वो कितना कम हो जाएगा। तो हमें इस तरीके का मटेरियल लगाना चाहिए अपनी वॉल्स में, क्योंकि वो एनर्जी को सेव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। बाय अ फ्यूल एफिशिएंट कार, अब तो आपने सुना ही होगा कि बहुत जल्दी जो है इंडियन गवर्नमेंट भी ये सब लॉन्च करने वाली है, हाइब्रिड व्हीकल्स लाने वाली है जिनमें पेट्रोल और डीजल यूज़ नहीं होगा, जो कि क्योंकि पेट्रोल और डीजल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो आगे हमें भी क्या करना चाहिए, जो व्हीकल्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए और आगे चल के इनको हमें हाइब्रिड व्हीकल्स को ही में ही स्विच करना चाहिए। बाय लोकल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, एक बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे कोई सब्जी वब्जी लेनी है, मैं उसमें कार में बैठ के मैं किसी मॉल में जाऊं, राइट, या फिर जो मेरे पास में ही एक मार्केट है जो मंडी वगैरह होती है मैं वहाँ जाकर चीज़ें ले आऊँ, तो किस में ज़्यादा सही रहेगा कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम जाकर उन्हें ले आएँ, क्योंकि वहाँ जाने में क्या होगा, हम अपनी कार का यूज़ नहीं करेंगे या होगा भी तो बहुत थोड़ी दूरी के लिए होगा, तो फ्यूल भी क्या होगा, कम यूज़ होगा और एमिशन भी गैसेस का कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम बहुत दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, गैसेस का एमिशन भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इस तरीके से कि जो चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं, लोकल गुड्स जो हैं हमारे मार्केट में जो पास में अवेलेबल है, हम उन्हें खरीदें, ना कि उन चीज़ों को जो कि दूर जगह पर है। कीप द टायर्स ऑन योर कार एडिक्वेटली इन्फ्लेटेड, फ्रेंड्स कई टन जो गैसेस होती हैं, जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं हमारी कार से, वो सिर्फ इसलिए एमिट होती हैं ज़्यादा अमाउंट क्योंकि हमने सही तरीके से अपने कार्स के टायर्स में हवा नहीं भरवाई हुई होती है।
यदि हमारी टायर्स में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर नहीं होगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और ज़्यादा एमिशन होगा गैसेस का। और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, यदि हम अपनी पॉकेट पे भी ध्यान दे के ये करवाएं कि भाई फ्यूल इतना महंगा हो रहा है कि हम सिर्फ अपने टायर्स को अच्छी तरीके से उनमें हवा भरवा के रखें, तो हम एनवायरनमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं, अपनी पॉकेट की भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अपने स्तर पे करके अपनी पृथ्वी को, अपने क्लाइमेट चेंजेस को, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पे ही इफेक्ट डाल रही हैं, किसी और पे नहीं डाल रही, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करके हम अपने एनवायरनमेंट को एक अच्छी जगह बना सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के जो ये टॉपिक है इसमें इतना ही। आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।